बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं C49। मैं हूं आपका मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ पर, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हॉट इशू है वो है महंगे तरीन IPPs और शहरियों का जो बिजली के बिलों के हवाला से जीना मुहाल हो चुका है। इंडस्ट्री हमारी जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर आन खड़ी हुई है। इसमें कसूर किसका है, इस हवाला से आज हमने बात करी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब काशिफ खोखर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मरूफ ट्रांसपोर्टर और बिजनेसमैन जनाब हाजी मोहम्मद अकरम ज़क्की, जो सीनियर नायब सदर हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले काशिफ खोखर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तवील अरसे के बाद कसूर में चैम्बर इंडस्ट्री का इफ्तिताह जो है वो हुआ है, तो इस हवाला से क्या आपके अहदाफ हैं और इसका क्या आपने तरीक़ाकार रखा हुआ है, और ये कब तक पूरी तरह फ़ाल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जनाब कसूर तकरीबन 1976 के में इसका ज़िला हमारा डिस्ट्रिक्ट में बना, तो हमारा जो ज़्यादातर जो लिंक है वो लाहौर के साथ ही था। तो यहाँ पे पाकिस्तान की को तकरीबन पहली टॉप 10 के अंदर कसूर की जो इंडस्ट्री आती है, और छोटे छोटे मसले मसाइल के लिए भी हमें हर काम के लिए लाहौर से रुजू करना पड़ता था। तो इसमें टाइम का ज़िया भी था लोगों का, और अवेयरनेस भी नहीं थी, राब्ते का भी फुकदान था। तो ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि यहाँ पे कुछ हम अपने तौर पे अपने एक कुछ ऐसा सिस्टम करें कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के भाई बैठ के यहाँ पे कसूर के मसले, कसूर मसाइल जो हैं कसूर के अंदर आ लो। तो उस वजह से फिर हम दोस्तों ने मिलके एक कोशिश की, और अल्लाह पाक ने इसके ऊपर हमारी मदद की, और चैम्बर का क़याम अमल में लाया गया। अब इस चीज़ को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे चैम्बर फ़ाल हो चुका है, और इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी शुरू हो चुकी है, और इसकी वर्किंग भी जो है तकरीबन ही मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी लोगों से ये भी अपील भी करूँगा कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, जो इंडस्ट्री जितनी भी हमारी हैं और जो ताजर हज़रात हैं, वो इधर आके हमारे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ और इधर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि कसूर के मसाइल, कसूर के जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे हम बैठ के मिलजुल के इसको हल निकालें। बिल्कुल सही है। अच्छा हाजी अकरम ज़क्की साहब, आप बताएंगे कि जो अब मौजूदा सूरत हाल है, इस पे IPPs का एक बड़ा रोल है पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में। क्या कहते हैं, क्या है ये IPPs? हमारे जो आम जो शहरी हैं उनको आम सादा से लफ्ज़ों में आप बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अता मोहम्मद कसूरी साहब, आपने एक सुलगते मसले की तरफ ख्याल किया है, और आज इधर स्टूडियो में हमें मौका दिया है कि IPPs के मामले को अवाम तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले 80% अवाम को पता ही नहीं है कि IPPs क्या है। मैं ख़ुद कुछ अर्सा पहले से यही सोच रहा था ये IPPs क्या है। मैंने इसके मुतल्लक पता किया, आगे पीछे से पूछा इसका मफहूम क्या है, ये क्यों बनी है, इसका असरात अवाम पे क्या जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तफसीलन बताता हूँ ये IPPs कब बनी थी। ये 1986 में इसका तजर्बा किया गया था, जो नाकाम हुआ। IPPs कामयाब ना हो सकी, इन्वेस्टर ने इस तरफ तवज्जो ना दी। जी जी। फिर 94 में मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के दौर में उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी, इन्वेस्टर हज़रात को मुतवज्जो किया, इन्वेस्टर आए भी, और उन्होंने 1994 में 15 लाइसेंस दिए, जो उस वक़्त के महंगे तरीन लाइसेंस शुमार किए जाते थे, जिसमें बहुत शोर पड़ा कि 10%, ऐसे अल्फाज बहुत ही शोर पड़ा के वहाँ से आगाज़ हुआ था 10%। बिल्कुल सही। तो 15 लाइसेंस उन्होंने 1994 में दिए, और एक बड़ा और लाइसेंस 1995 में दिया। उनके दौर में 16 लाइसेंस मिले हैं IPPs को। जी जी। तो ये महंगे तरीन दौर शुरू हुआ था IPPs का बिजली के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। ताजरों की बर्बादी इधर से ही शुरू हुई है। असल में बिजली आए दिन महंगी होती रही। इसके बाद
दौर आ गया नवाज शरीफ साहब का, काम चलता रहा। फिर परवेज़ मुशर्रफ की जब दौरे हुकूमत आया, उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ज़्यादा IPPs को लाइसेंस दिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 19 लाइसेंस जारी किए थे। फिर इसी दौरान शौकत अजीज़ की और मरहूम बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की हुकूमत कायम हुई, जिसको काफली की हुकूमत हम कहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइसेंस जारी किए, बहुत ज़्यादा। वफाक से 123 लाइसेंस जारी हुए, पंजाब से 19 जारी हुए, सूबा सराज से 7-8 हुए और 3 लाइसेंस बलूचिस्तान से जारी हुए IPPs को। ये मुल्क की मुआशी बर्बादी ऐसे ही चलती रही। फिर इमरान खान साहब आए, उनके दौर में बिजली का बहुत बड़ा मसला था। IPPs वाले पैसे मांगते थे, पैसा था नहीं गवर्नमेंट के पास, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ रही थी, ताजर हजरात सनतकार बहुत परेशान थे इस वजह से कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल उनको डीजल नहीं फराहम कर रहा था। ये सब IPPs डीजल पे चलते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल इनको उधार तेल देता है और फिर गवर्नमेंट की गारंटी है। गवर्नमेंट जैसे ही पैसे इकट्ठे होती है, PSO को पैसे देने के बाद, IPPs को पैसे देने के बाद जो बचता है वो गवर्नमेंट खुद रखती है। और मेरे ख्याल में अब तो अच्छा खासा बच रहा होगा गवर्नमेंट को, जितनी महंगाई है, जितनी महंगी बिजली दे रहे हैं ये। फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2018 में IPPs मांगती थी पैसा, पैसा था नहीं। इमरान खान ने इस तरफ तवज्जो दी, उन्होंने 403 अरब रुपया, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 403 अरब रुपया IPPs को अदा किया और नए मुआहदे रीशेड्यूल हुए उनके। तब जाकर महंगे मुआहदे रीशेड्यूल हुए। फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने 2018 के बाद गालबन उन्होंने 15 लाइसेंस दिए जी IPPs को। उन्होंने नहीं सोचा कि इतनी महंगी बिजली कौम कैसे अफोर्ड करेगी, इतनी महंगी बिजली सनतकार कैसे हासिल करेंगे। सनतकार ने इतनी महंगी बिजली लेके आगे भी अपनी सनत का पहिया भी चलाना है। इसी तरह ऐसा ऐसा सनतें जाम हो रही हैं। ज़्यादातर जो अब दादोशुमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस्लामाबाद से पता चलता है 25% ये जो ना इंडस्ट्री बंद हो चुकी है पाकिस्तान की। तो अगर यही हाल रहा तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री ने पूरी ने बंद हो जाना है। कोई इसका परेशान हाल नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। गवर्नमेंट महंगे सौदे करती है, ये नहीं देख रही कि ताजर हजरात सनतकार क्या अफोर्ड कर सकते हैं इतनी महंगी बिजली। इतनी महंगी बिजली लेकर वो क्या करेंगे, आगे अपनी पैदावार किस रेट पे बेचेंगे। ये आलमी कसाद बाजारी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जब हम अपने मुल्क में इतनी महंगी बिजली लेंगे तो हमने कसाद बाजार में, मार्केट में, ओपन मार्केट है वर्ल्ड में, तो हमने उनका मुकाबला क्या करना है। सनत ने तो बंद होना है। तो इसी तरह अभी तक कुछ नहीं कह सकते इस बिजली ने, महंगी बिजली ने किस जगह पे रुकना है। ये उस वक्त तक नहीं मामला हल हो सकता जब तक गवर्नमेंट और IPPs आपस दोनों एक टेबल पे आके नहीं बैठते। वो आपस में बैठें, मुल्क पाकिस्तान का सोचें। ज़्यादातर IPPs पाकिस्तान की है, 80% पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट है और कुछ मुल्क के 40 ख़ानदान जिनको कहते हैं उन्हीं में से है, कोई बाहर से नहीं है। 80% पाकिस्तान के और 20% आउटसाइडर आउट कंट्री के लोग हैं। अच्छा साहब, जो आपने बताया कि 80% उसमें पाकिस्तानी है, तो क्या जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों या जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जो भी हुकूमत रही, मामला तो वही थे, लोग तो वही थे। आज जो है वो वजीरों की शक्ल में इस गवर्नमेंट में होते हैं, कल किसी और में होते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान की हालत पे रहम नहीं कर सकते? क्या अब जो हुकूमत है वो रीशेड्यूल नहीं कर सकती कि अब जो गरीब आदमी है, अब जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ओनर हैं, छोटी जो इंडस्ट्री हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, तो अब हम उनके हाल पे रहम करें? कसूरी साहब, आपने बजा फरमाया
सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनसे जब मुआहदे हुए, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुआहदा किया था IPPs ने कि हम अगर 4000 मेगावाट बत्ती जलाए पूरी करेंगे, आपको देंगे बिजली, तो अगर आपने 2000 या 2500 यूज़ की है तो हमने आपसे 4000 के ही पैसे लेने हैं। चाहे आप 2000 यूज़ करें, हमने आपसे 4000 के पैसे लेने हैं। ये सबसे बड़ी अवाम के साथ, मुल्क कौम के साथ ज्यादती थी कि वो घर बैठे पूरे पैसे ले रहे हैं, आगे हम 2500 या 2000 मेगावाट बत्ती यूज़ कर रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने मुआहदे किए, उनकी अकल पे रोना आता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क का पैसा किधर से आएगा इतना पैसा। और फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट पे इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उन्होंने जब मुआहदा रीशेड्यूल किया, उन्होंने डॉलर का रेट फिक्स किया था कि डॉलर बढ़े या कम हो। ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो डॉलर बढ़ ही रहा है। उन्होंने कहा था 148 रुपए के रेट के हिसाब से पैसा डॉलर का लगाया जाएगा। अगर कम भी होता है तब भी 148 रुपए, ज्यादा होता है तब भी 148। चलिए, ये भी एक नेकी कर गए दूसरे लफ्जों में। और दूसरा, उन्होंने इस चीज से इनकार किया था कि ये जो आप कह रहे हैं जी 4000 मेगावाट हम बनाएंगे बत्ती और 4000 के ही हम पैसे लेंगे। उस गवर्नमेंट ने ये किया था कि जैसे हम यूज करेंगे, जितनी बत्ती हम यूज करेंगे, जितनी बिजली हमारे सनतकार हमारे मुल्क के लिए हम अपनी कंपनीज को देंगे, जैसे कैपको हो गया, लेस्को हो गया, इन्होंने आगे से लेनी होती है जी। जितनी वो यूज करेंगे उतना पैसा हम देंगे। लेकिन फिर भी मुल्क के हालात मेरी नजर में तो बेड़ा गर्क ही हुआ है, बिल्कुल नहीं है मुल्क में। दूसरा, ये लोड शेडिंग का और ये महंगी बिजली का। हाई साहब लोड शेडिंग पे हम बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं कसूर जो चैम्बर है उसके। हमारी खुशकिस्मती है कि प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, जनाब काशिफ खोखर साहब। कसूर की जो इंडस्ट्री है, जो लोकल इंडस्ट्री है, होममेड इंडस्ट्री है यहाँ की, उसकी क्या सूरत हाल है? अता साहब, इंडस्ट्री की तो हालात ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँगा कि एज ए फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा होने के नाते, तो कसूर के अंदर मेरे पास हमारे यहाँ के अंदर तकरीबन 7000 एक कारखाना है छोटा, जिस जूतों का कारखाना, मिनी चाइना हम इसको बोलते हैं। अब इसका मामला तो ये चीज़ है कि 1.5 लाख के करीब लोग इससे वाबस्ता हैं। और हालात ये चीज़ हैं कि लोग जो जिस जगह पे 18 घंटे या 20 घंटे काम हो रहा था, आज वो जो 8 घंटे की शिफ्ट भी नहीं चला रहे, इस वजह से कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, मार्केट के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे अपना। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल तौर पे, नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे हमारी बहुत बड़ी सनत है जो पावर लूम्स की। जी बिल्कुल। जिसपे जो खड्डी है, जिसपे आप जो पावर लूम्स है, अब इसका मामला ये चीज़ है कि ये जो जब से ये वाला इशू बना है तो बिजली का, तो ये तकरीबन कोई 6000 के करीब पावर लूम जो हमारी है वो बंद हो चुकी है, 20000 के करीब अभी चल रही है और वो तबाही के दाने पे पहुंची। और उनमें से कई लोग बांग्लादेश भी शिफ्ट हुए हैं। सर, मामला इसी तरह आ रहा है कि अगर आप जिन्होंने ये जो सारी हमारी है एक्सपोर्ट, अब मैक्सिमम ज़्यादातर ये जो लोग हमारे एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, अब अगर उनका बिजनेस गल्फ के अंदर है या इंटरनेशनल तो यूरोप के अंदर है, तो अब वो किस तरह से करेंगे, कंपटीशन करेंगे, अपना काम तो नहीं उन्होंने छोड़ना। अब वो मजबूर हैं, अब वो इल्तिजा कर के रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ आके वो करते हैं कि जी तुसी नुमाइंदे बैठे हो जी चैम्बर के, आप ये जो है ना इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो हमें तो ये परेशानी आ रही, जिस तरह हाजी साहब जिक्र कर रहे थे, इस पे तकरीबन तीन हमारे जो IPPs वाले जो बड़े जो हैं जो बंद पड़े हुए हैं, अब 70 अरब रुपया तो हर महीने आप उनको दे रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, जो बिजली बनाते भी नहीं है, जो बिजली पैदा भी नहीं कर रहे, तो वो पैसे लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा का अगर आप इसके ऊपर बारीकी से वो जो इसका जिस तरह हमारी वो फेडरेशन हमारे वो जो है की तरफ से ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ताजर तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि इसके ऊपर बाकायदा इसका आप ऑडिट करवाएं, तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा तो ये इनका बजट है। हम हर वक्त आर्मी के ऊपर बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि इसके अंदर कोई हुकूमती सियासी जो असर और रसूख शायद बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इसके ऊपर सब लोग खामोश हैं।
अब पोजीशन ये चीज़ है कि मेरे कसूर के अंदर तकरीबन अभी तक कोई 20,000 के करीब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बाकी के भी इसी तरह है कि जी ऐसे तो काम कर नहीं सकेंगे कि पता नहीं ऐसी करना की है क्या, किस तरीके से इसको काम को चलाने। तो ये हुकूमत वक्त से ये है कि इस पंजाब गवर्नमेंट से भी और वफाकी गवर्नमेंट से भी कि खुदारा इस चीज़ को हमारे हाल पे रहम करें, ताजरों के हाल पे रहम करें। हमें टास्क दिया गया था, जिस वक्त हमारी फेडरेशन ने, हमारे एसएम तनवीर साहब ने भी अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उन्होंने हदफ बनाया था और हमें भी बल्कि टारगेट दिया था कि यार काशिफ आप एक कसूर की तरफ से कम आपने ज्यादा नहीं है तो 500 मिलियन तक इसकी जो है ना एक्सपोर्ट का आपने टारगेट अपना रखना है। बिल्कुल सही। अब मुझे आप बताइए ये, और यही चीज उनका वो हर चैम्बर में जा रहे हैं, हर चैम्बर का विजिट कर रहे हैं और हर तरीके से मोटिवेशन कर रहे हैं, हर किसी के साथ राब्ते में है कि किस तरीके से हमने अपनी तजारत बढ़ानी है। वो अभी निगरान गवर्नमेंट में वो आए हैं और इस जगह पे बैठ के उन्हें वो जिस वक्त वो सारा पेपर उनके सामने, सभी पेपर उनके सामने आए तो फिर इस इशू सामने आया है। अली उस वक्त जब वो देखे केयर टेकर सेटअप में थे तब गौहर एजाज साहब को यही चीजें जो थी बतौर वजीर ये पब्लिक करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। उस वक्त तो वो पावर में थे, वो कुछ कर भी सकते थे। क्या आप समझते नहीं है कि उन्होंने देर कर दी इस मामले में? जी 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 आज साहब जी गौहर एजाज साहब मेरी नज़र में बहुत काबिल इंसान है। उस वक़्त उन्होंने काफ़ी शोर डाला था। उस वक़्त के जो वज़ीर थे उनसे उन्होंने वाबला किया था कि ये जुल्म हो रहा है, ये उन्हीं की काविश है कि आज जो अवाम को अवेयरनेस हासिल हो रही है। वो इस चीज़ का मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त भी वाबला किया। अब उनको मौका मिला है, उनको स्टडी हो चुकी थी कि ये चीज़ें मुल्क में लोड शेडिंग के लिए और आईपीपी ऐसे मुल्क को लूट रही है। हालांकि उनका भी एक आईपीपी में हिस्सा है। जी जी, ये बिजली का जो यूनिट है उसमें उनका एक हिस्सा है। गालबन चौधरी तनवीर साहब के साथ है जी। तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया आप कदम बढ़ाओ, सबसे पहले हम आईपीपीज में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट बात करे, हम सबसे पहले ऐलान करेंगे कि हम गवर्नमेंट से पूरा तावन करेंगे। ऐसे ही ये उनकी बहुत बड़ी बात है कि एक कारोबारी शख्स ने इतनी बड़ी बुलंद आवाज उठाई है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं हमारी नजर में। वो सही कह रहे हैं आप। ताजर होते हुए उन्होंने कहा है जी मैं सबसे पहले मेरी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करेगी। इसी तरह दूसरे जो मुल्क में हैं गालबन 90 के नज़दीक आईपीपीज हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गरीब मुल्क के शहरी हैं, खुदारा हम पे तरस खाएं। ये 40 खानदान जो मुल्क का खून चूस रहे हैं, इनसे जान छुड़ाई जाए। मैं पाकिस्तान के मोतबर ज़राए से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये आवाज़ उठी है, इस आवाज़ को दबने ना दें, ऊपर तक लेके जाएं। वो भी इंसान है, वो भी आदम की औलाद है, खुदा तरसी करेंगे वो करोड़ों रुपया, 100 अरब रुपया हर महीने हम बंद यूनिटों को दे रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं दोबारा तारफ करूंगा जनाब काशिफ खोखर साहब जो सदर हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ तज्जिया निगार जनाब हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, मारूफ ट्रांसपोर्टर और सीनियर नायब सदर हैं कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मेरा ये सवाल है हाई साहब के बिजली सस्ती जो है वो पैदा किस तरह की जा सकती है? हमारे पास नहरों का निज़ाम भी है, हमारे पास दीगर ज़राए भी हैं। मोहम्मद कसूरी साहब, बिजली सस्ती पाकिस्तान में जितनी हो सकती है ना, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी हमारे लिए कबाहत ये है, बदनसीबी हमारी ये है कि हम सियासी तौर पे एक डैम के ख़िलाफ़ हैं। हमारे मुल्क के 2 सूबे ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, जी जी, अगर ये आज मुत्तफिक हो जाएं कि हमने कालाबाग डैम बनाना है, तो आज से 10 साल पहले के जो दादोशुमार थे, हमें 3 रुपये पर यूनिट बिजली मिलती थी जो मुफ्त है हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो अगर ये सियासी मामला ना हो या कमीशन ना हो, कमीशन लूट मार ना हो, कमीशन वो इस सूरत में है ना, अगर डैम बन जाएगा तो इन बड़ों के 40 खानदान जो
लूट मार कर रहे हैं। और ये जो हमारे आका हैं वो 10% पहले था, अब तो 25% से ज्यादा का सुन रहे हैं, 30% भी सुन रहे हैं। क्या 35 हो गया जी, हालात थोड़े से तब्दील हो गए, महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई के साथ साथ कमीशन भी बढ़ गई है। तो अगर फिर इन लोगों का खाना कहाँ से आएगा जी? इनका तो जो खान ये लोग हैं खाने वाले, तो ये क्या करेंगे फिर? गरीब आवाम का खून चूस चूस के ये बिजली को महंगा करते जा रहे हैं। आवाम का कोई बिल्कुल ख्याल नहीं है इनको। हर रोज हर 15 दिन के बाद, अब लाइट तो हर दूसरे दिन पता ही नहीं है, रात को आप सो के उठेंगे सुबह पता चलेगा अभी फिर 7 रुपए 35 पैसे है। जो अब बिल आएगा ना 7 रुपए 35 पैसे उसमें लग के आना है, फिर देखना अवाम की कैसे चीखें निकलेंगी। खुदारा मुल्क का सोचो, अवाम की अब कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, खत्म हो रही है। कुव्वत बर्दाश्त जब ना होगी, रोड लोगों पे आएंगे, लोग जब सड़कों पे निकलेंगे, हंगामा आराई होगी, मुल्क में बदनज़मी होगी, जो कारोबार चल रहे हैं वो भी ठप हो जाएंगे। मेरी मुल्क के खैर ख्वाहों से यही गुजारिश है कि बिजली को कंट्रोल करें, अवाम पे इतना जुल्म ना करें, उतना बोझ डालें जितना बर्दाश्त कर सकें। अब वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर रही, गरीब अवाम तो पिस चुकी है। अब सनतें भी बंद हो रही हैं, दिन ब दिन सनतें बंद हो रही हैं। आए रोज पता चलता है कि फलां बड़े सनतकार ने सनत बंद कर दी है। वो क्या कहते हैं जी, इससे बेहतर है कि ये पैसा बैंकों में रख दें। मैं 2-4 दिन पहले एक नाम नहीं मैं लेना चाहता, मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं, वो कह रहे थे कि यही सरमाया मैं किसी बैंक में रख दूंगा, मुझे 16% मिलता रहेगा, मुझे क्या जरूरत है इतना खज्जल खराब होना और हर लेबर की टेंशन। बिल्कुल सही, बेहतर है कि मैं बैंक में रख दूंगा। अगर यही हालात रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। खुदारा सोचें, आईपीज को एक टेबल पे बिठाएं, उनसे गुफ्तगू करें कि मुल्क के मुआशी हालात ये हैं। हमारे वजीर तवानाई अब चाइना जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मेरी तो यही दुआ है कि वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं कामयाबी उनके कदम चूमें, अवाम को वो खुशखबरी सुनाएं। अल्लाह करे कि चाइना वालों के दिल में भी रहम आए कि गरीब मुल्क है, हमारा हमसाया है, हमारा भाई है। तो अब तो बस दुआओं से काम चल रहा है जी। भाई साहब, जो मलेशिया है वहाँ पर भी यही IPPs वहाँ पे भी थी, तो वहाँ पे तो हुकूमत ने नज़रसानी की मुहदों में, तो यहाँ पर नज़रसानी जो है वो एक टेबल पे सबको नहीं बिठाया जा सकता। कसूरी साहब, मलेशिया और पाकिस्तान का मुआजना ना करें, वो बड़ी अजीम कौम है, उनमें लालच नहीं है, ये रिश्वत नहीं है, उधर कानून का बोलबाला है। हमारे यहाँ ना कानून है ना इसका बोलबाला है। भाई साहब, यहाँ का जो गरीब आदमी है वो टैक्स भी दे रहा है, यहाँ का जो अमीर आदमी है, जो शरीफ आदमी है वो भी टैक्स दे रहा है, तो फिर भी हमारे साथ ये अजियत वाला जो सलूक है वो हो रहा है। तो समझते नहीं है यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी जगह पे कोई फॉल्ट है। मैंने पहले भी कहा है कि गरीब की कोई जिंदगी नहीं है पाकिस्तान में। गरीब तर हो रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है। और वो कौन लोग अमीर तर हो रहे हैं? ऐसे जैसे IPs वाले हैं जो 25-25 अरब रुपया एक माह में बंद यूनिटों का ले रहे हैं। कितनी नमोशी की बात, हमारे लिए शर्म की बात है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IPs से बाज यूनिटों से 700 रुपए यूनिट, एक यूनिट का 700 रुपए यूनिट खरीद कर आगे नेपरा को या पेप्को को, लेस्को को कितने में दे रही है? 40 रुपए में, 42 रुपए में, और जो घरों का है वो 30-32 रुपए में। ये 700 रुपया यूनिट लेके जिन लोगों ने देना उनका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। और खुदारा आप सोचो, 700 रुपया यूनिट लेके आप इतनी सस्ती दे रहे हो, और बाद यूनिट ऐसे भी हैं जो 200 रुपए यूनिट दे रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन सब का एक रेट भी नहीं है, हर एक से लहदा रेट मुकर्रर किया गया है। भी कम से कम आप जब मुआहदा करते हैं आप देखें भी हमने फलां से 200 रुपए में ले रहे हैं, अब इससे 700 में क्यों ले रहे हैं? अब ऐसा इसमें ये भी तो है ना कि बाज़ जो पावर प्लांट हैं, 4 पावर प्लांट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी प्रॉपर्टी है, तो जब वो भी इंटरेस्ट में, जब वो भी आपस में एक साफ में खड़े हो जाएंगे, हमारी हुकूमत भी और हमारे जो VIPs हैं, हमारे जो बाबू हजरात हैं, तब फिर वो कैसे वो आपको सहूलत देंगे? बस इसका क्या कहें, ये तो मुल्क की ना बदबख्ती है। हमारा कोई अभी तक ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो इस तरफ तवज्जो दे।
अब अगर ये छठी काम ये कर रही है कि अब ये इंशाल्लाह मसला हल होगा, इसलिए ये गौहर एजाज साहब ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने अकेले नहीं आवाज़ उठाई, वो बड़े दानिशवर, बड़े दूरअंदेश बंदे हैं। मैं थोड़ा सा उनको नहीं, अवाम की नब्ज़ पे उन्होंने हाथ रखा है। तो काशिफ खोखर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कसूर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, गौहर एजाज साहब ने ये जो इकदाम उठाया, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? और दूसरी बात, अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं, अगर वो किसी भी मामले में वो आपसे सपोर्ट मांगते हैं, तो क्या आप उनके साथ हैं? क्या सूरत हाल होगी? ये ना हो कि वो बुलाते रहे कौम के लिए और आप जो है वो कसूर यहाँ से प्रेजेंट ही ना हो। कसूर साहब, बात इस तरह है कि गौहर साहब का जो उन्होंने जो आवाज़ उठाई अपने लिए नहीं उठाई, उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो आवाम के लिए आवाज़, उनकी जो आवाज़ है वो आवाम की नब्ज़ है। उनकी जो आवाज़ है वो ये उनका मौक़िफ़, तनवीर साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये चीज़ है कि खुदा इस चीज़ को देखें कि आने वाली नस्लों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या छोड़ के हम जाएंगे, उनको किस किस्म का मुस्तक़बिल दे के जा रहे हैं। अब ये जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिस तरह साहब ने जिक्र किया, अब इनके लिए यहाँ पे पाकिस्तान है या अमेरिका या इंग्लैंड है, इनके लिए इनका दूसरा घर है। ये तो यहाँ पे आते हैं छुट्टी मनाने के लिए, तो रहना तो हमने यहाँ पे है और हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और हम हर वक्त हमतन हमगोश इनके शाना बिशाना है, क्योंकि परेशान हम हैं और वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है ना जी, वो एक अजीब सा है। जब कोई आवाज़ उठाता है ना तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो एक तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो गौहर एजाज साहब हैं, जो उन्होंने आज तक आवाज़ इस मामला में किसी ने नहीं उठाई और जो इनिशिएटिव लिया उस पर पूरी कौम आपको खराज तहसीन भी पेश करती है। और उसके साथ साथ मैं फिर बात करूँगा कि अगर कोई आपसे कहे कि आप खामोश हो जाए और इनका साथ नहीं देना, तो क्या आप कसूर से क्या हालात होंगे? हमारी जो यहाँ की जो कारोबारी शख्सियात हैं वो साथ खड़ी होंगी या वो भी आवाज़ दब जाएगी? तौर पे इस मसले के ऊपर, इस मामले के ऊपर कसूर की आवाम जो भी हमारे हक के लिए, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, हम हर टाइम 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल हैं और इसका हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपने हकूक़ के लिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा हाजी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कसूर की जो होम इंडस्ट्री है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लोड शेडिंग की वजह से, महंगे यूनिट्स की वजह से। तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद अगर यही हालात इसी तरह कंटिन्यू रहे तो क्या कोई 2, 4, 6 माह तक हम बिल्कुल इंडस्ट्री को बिल्कुल क्लोज नहीं हो जाएगी हमारी भी इधर से? लोग क्या करेंगे फिर? जी कसूरी साहब, कसूर में जो मेजर इंडस्ट्री में शुमार होते हैं ना जी, सबसे पहले चमड़ा साजी में कसूर पाकिस्तान के अव्वल शहरों में आता है। और दूसरा, अब जब से ये पावर लूम बंद हो रही हैं, पावर लूम पहले कसूर में फैसलाबाद के बाद दूसरे नंबर पे थी, 50,000 से ज़्यादा पावर लूम थी। मेरा पावर लूम से कोई इतना नाता नहीं था, लेकिन मेरे पास भी 1-2 खाते थे, यानी 4 पावर लूम को हम एक खाता कहते थे। तो ये हिसाब था कि कसूर में इतनी ज़्यादा पावर लूम थी, हर गली में, हर मोहल्ले में आपको पावर लूम नज़र आती थी। जैसे जैसे बिजली का बहरान पैदा होता गया, पावर लूम कम होती गई हैं। अब भी कसूर में 20,000 से ज़्यादा पावर लूम काम कर रही हैं। और जो लोग बेरोज़गार हुए थे ना, उन्होंने ऐसा ऐसा शूज़ का काम शुरू कर दिया। जो बड़े अमीर लोग थे, जो ये अफोर्ड करते थे कारोबार को, उन्होंने आगे कारीगर रख लिए। लूमों वालों ने शूज़ की इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ाया और छोटे छोटे कारखाने कायम कर दिए। आज भी कसूर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ कि कसूर में 700 से 800 के दरमियान कारखाने रजिस्टर्ड हैं। 7,000 से 8,000 कारखाने रजिस्टर्ड हैं। ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे के मुताबिक है जी। हाँ साहब, लहंगे वाले भी तो हैं ना दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, वो भी उस तरफ भी आता हूँ जी। तो ये अगर इनको अगर ऐसे ही तंगी रही बिजली का, इनसे भी लोगों के ज़हन में आता होगा कि शूज़ वालों का क्या तल्लक है जी उससे। ये शूज़ अब वो हाथ पे नहीं बनते, पहले वो हाथ धागे से बनाते थे, वो नहीं है शूज़, अब सारे मशीनरी पे बन रहे हैं।
सोल इनका मशीन पे बनता है, उनकी हर प्रेसिंग मशीन पे हो रही है। और एक और सबसे बड़ा कसूर में जो कारोबार है ना, ये लेडीज लहंगे, लेडीज सूट, जो वो कढ़ाई का काम होता है, लेडीज घरों में हैंड पे अपने बनाती हैं, ये सबसे ज़्यादा गरीब मोहल्लों में ये काम हो रहा है। ये कसूर में कोई 50,000 से ज़्यादा घरों में अड्डे लगते हैं। अड्डे से मुराद कि वो जो एक कपड़ा जिस पे ऊपर वो तन के उसको औरतें घरों में बैठ के कढ़ाई करती हैं। औरतें कि आप तो नौजवान लड़के बैठे हुए हैं, 100 200 एक कारखाने में बैठा है। ऐसे ही हमारे कसूर के मरूफ दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा कारखाना है। ऐसे ही सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कारखाने बनाए हुए हैं, 50 100 कारीगर बैठा काम कर रहा है। और जो औरतें हैं बेचारी, वो घरों में अपना काम से फारग होकर 2 घंटे 4 घंटे या रात को काम करती हैं, वो अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो इस तरह में कसूर में ज़राअत का शुबा भी बहुत अच्छा है, लेकिन कमर तोड़ दी है ज़मींदारों की। बेचारे रोते हैं, आलू वाले रोते हैं, गंदम वाले रो रहे हैं। ये 400 अरब रुपए की सिर्फ पंजाब में जो सराउंडिंग होती थी, वो अब 1 रुपए की नहीं हुई। ज़ाहिर वो 400 अरब रुपया मार्केट से गायब हुआ है, तो कारोबार तो रुकना ही है ना अवाम के। अच्छा, एक इदारा है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नेपरा, जिसे सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। काशिफ खोखर साहब, उनके पास समरी आती है कि जी ये हम बिजली को महंगा करने लगे हैं 15 रुपये, ठीक है जी। वो चाहिए तो ये था कि वो कहते कि नहीं, इस वक्त हालात ख़राब हैं, 2 रुपये आप महंगी कर दें। अब 15 की समरी आए तो वो कहते हैं 25 कर दें। क्या समझते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो बजाय अवाम के हवाले से होती, वो आजकल एक माफिया के हवाले से नज़र आ रही है। क्या समझते हैं कि ऐसे इदारों को बंद नहीं कर देना चाहिए? कसूरी साहब, जो आप बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल ये हकीकत है। और इसके पसे पर्दा मैंने आगे भी हम वही जिक्र कर रहे हैं कि ये अपना एक जिसको वो डंग टपाओ वाला जो वक्त होता है ना, ये अपने आप को लेके बैठे इस तरीके से। इनको आवाम की समझ नहीं आ रही है। हाजी साहब इस तरह जिक्र कर रहे हैं कि ये जो घरों में ये जो हमारे गोटे कनारी का ये जो शादी ब्याह के ऊपर जो मलबूसात हैं ये तैयार करते हैं, और बहुत बड़ी हमारा मरकज़ है कसूर। अब इस पे ये लोग जो ये ख़वातीन जिनका था कि भी 2 घंटे 4 घंटे जो वर्किंग कर रही थी ना, कि आप अपनी छोटी सी मजदूरी के लिए 500 या 1000 की, अब उनके लिए वो फिक्र वो भी बन रही है कि भी अगर हमने 500 या 1000 रुपया इस एक काम का लेने जो जिसके ऊपर हमारे 5 दिन लगने हैं, 100 या 200 रुपया हम योमिया के ले रहे हैं, तो उतना तो हमारे उससे ज़्यादा बिजली का बिल है। और ये सारा जो नेपरा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी मिली भुगत के साथ हो रहा है। ये अपने खर्चे चलाने के लिए बजाय कि अवाम का मिजाज समझे, अवाम को सहूलत दें कि अवाम उनको पैसा इकट्ठा करके दे, ताजर उनको पैसा सरमाया इकट्ठा करके दें, ताकि पाकिस्तान की कारखाना चलेगा तो पाकिस्तान की मैशत चलेगी, पाकिस्तान चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, तो फिर ये सारे मसले हल होंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी ना करें, जो इनके पास ये इनके बदन के ऊपर कपड़ा ये भी दे दें हमें, तो ये इस तरीके से चला रहे हैं। और मैं इस चीज़ को ये इनके साथ ये बराबर के ये जो मुलव्वस हैं, जो ये साहब का जो 40 जो ख़ानदान है, ये उनके साथ मिली भुगत हो रही है। ये उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त जो तबाहशुदा हमारी इंडस्ट्रियां हैं, इस वक्त जो तबाहशुदा हमारा सिस्टम है, वो आज बार बार किसी मसीहा के इंतज़ार में है कि कोई आए और आकर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो IPPs के साथ रीशेड्यूल करे मामलात को, और उन्हें कहे कि खुदा के लिए आप पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की बका की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उनका खून निचोड़ना बंद कर दें। क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्री ना होगी, जब बेरोज़गारी होगी, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कत्ल व गैरत जो है वो उसका आगाज़ होता है, और जब हालात ख़राब हों तब जो है कोई भी महफूज नहीं रहता। जो आज के सरमायादार हैं वो भी कल को महफूज नहीं रहेंगे। फिर उन्हें ख्याल आएगा कि काश हम भी ये काम पहले कर लेते, ताकि आवाम हमें घरों से आकर ना पकड़ती। जनाब काशिफ खोखर साहब, ये बताएं कि ये जो बिजली के रेट्स हैं और IPPs के सब जो मादे वगैरह हैं, इन पे को नज़रसानी के लिए आपकी जो फेडरेशन है या
आपका जो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है वो भी कोई इस मामला में हुकूमत से कोई गुजारिश कर रही है? इस पे जी हुकूमत वक्त के साथ मुसलसल इसके ऊपर राब्ते भी हो रहे हैं, हर सतह के ऊपर हो रहे हैं, और इसका अभी चल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं, इस अपील लेके जा रहे हैं कि इसी मामले को जिस तरह भी है जल्द अज जल्द जितनी भी जल्द हो सके इस मामले के ऊपर मैनेज किया जाए। इसका जो रेट है, और क्योंकि अगर रेट आप कम नहीं, ये जो माहदे हैं ये इस किस्म का सिलसिला है कि खुद ब खुद इसका जिस वक्त आप इसको रीशेड्यूल करेंगे तो बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। सनत अगर चलनी है, सनत अगर आपने चलानी है तो वो इस तरीके से मामला बनेगा कि आपने दुनिया के साथ उसको एक कंपटीशन करना है। कंपटीशन आप किस वक्त करेंगे कि अगर आप महंगी एक चीज़ बना रहे हैं तो आप सस्ती किस तरह बेच सकते हैं। तो ताजर कोई भी, सनतकार कोई भी अपना नुकसान नहीं करेगा। तो उस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये फिर क्या किस ये खुदकुशी पे जाएंगे, ये कत्लो गारत पे जाएंगे, ये चोरी पे जाएंगे, ये डकैती पे जाएंगे, ये मुख्तलिफ ज़राए ढूंढेंगे। अब हर किसी के घर अगर किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, तो वो बेरोज़गारी की वजह से क्या करेगा। तो हम तो हर सतह के ऊपर चल के गवर्नमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताजरों और लोग, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। आते हैं दुकानदार आ रहा है, ताजर आ रहा है, सनतकार आ रहा है, वो आके कि जी तुसी की किया, आपने क्या किया है। तो हमारी पूरी तवज्जो और हमारी दुआ भी है और हुकूमत वक्त से ये है कि बराए मेहरबानी इसको जितनी भी जल्दी हो सके इसको मामले को ख़त्म करें, इस मामले को हल करें। शरह सूद के ऊपर भी इसको जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो 26% है वो ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए 16% करें, बिजली के नर्ख कम करें। ये जो चीज़ आप $1 अरब के लिए दुनिया से आप जो हम भीख मांगते हैं, ये हर साल को $5-7 अरब तो इजाफी हम इकट्ठा करके दे सकते हैं ताजर। तो बराए मेहरबानी ये फिर दोबारा वही बात करेंगे कि हाई साहब आप नहीं समझते कि जो कसूर के शहरी हैं वो अपनी जो इंडस्ट्री है यहाँ से बंद करके बाहर के ममालिक में लेके जा रहे हैं? इंटरनेशनल सतह पे जो हमारी कैनवस यहाँ पे होती थी, उसके टेंट वगैरह बनते थे, वो भी अब बांग्लादेश को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं, इंडिया को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो अगर यही हालात रहे तो फिर तो आने वाले दिनों में हम मुकम्मल तौर पर जो है वो कसूर ब्लैकआउट हो जाएगा। कसूरी साहब, ये जो कसूर कैनवस का कभी गढ़ कराता था, पाकिस्तान में आला क्वालिटी की कैनवस कसूर में बनती थी। सऊदी अरब में आप जाते थे, जितने खैमे टेंट आपको मिना में नज़र आते थे वो पाकिस्तान की कैनवस के नज़र आते थे। ये सब ऑर्डर बांग्लादेश की तरफ चले गए हैं, श्रीलंका और इन ममालिक में चले गए हैं। वजह ये है कि पाकिस्तान का जो टेंट है वो क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन उसका रेट बहुत महंगा हो गया था। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उधर आपस में जब कंपटीशन होगा, इनका मुआवजा किया जाएगा कीमतों का, तो आपके मुल्क की कीमत उन मुल्कों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। सही कहा। इसलिए कि आपके यहाँ लाइट बत्ती बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, उनके यहाँ बिजली बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में 18 सेंट बिजली है और जो इंटरनेशनल लॉ है वो 6 सेंट पे है। पाकिस्तान में इस वक्त 18 सेंट पे है। आप मुआवजा करें कि 200% हमारी लाइट ज़्यादा महंगी है दूसरे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो जहाँ 200% आपकी लाइट महंगी होगी, 6 की बजाय 18% पे आप गवर्नमेंट को अदा करेंगे, तो आपने उसमें से अपनी प्रॉफिट निकालनी है या अपने आमल की मजदूर की पुगार निकालनी है। कैसे आप अपना निज़ाम चलाएंगे? बिल्कुल सही। राजी साहब की मैं बात माजरत के साथ कि उसमें साथ एक तो आप 200% में बिजली की कीमत ज़्यादा है, ऊपर से ये कि बिजली है भी नहीं, इंडस्ट्री है भी नहीं, ये जो है ना लाइट बिजली मौजूद भी नहीं है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है हर जगह पे। कसूरी अपना काशिम साहब, गैर एलानिया लोड शेडिंग का ये हाल है। हमने जब प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त से लाइट बंद, शेड्यूल में कोई नहीं था कि लाइट बंद होगी। हमने प्रोग्राम शुरू किया और लाइट उस वक्त चले काशिफ खोखर साहब, आप बतौर सदर जो है कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे जो नौजवान हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्लान रखते हैं कि जो बिजली के बगैर हो और वो काम कर सकें? हमारा जो नौजवान है, कोई ऐसा अगर है तो वो
हमारे नौजवानों से शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो बिजली के बगैर भी मेरा ख्याल आबादत बना लेनी चाहिए, जिस तरह हम भी स्टूडियो में इस वक्त बैठे हुए हैं। ये तो फिर इसी तरह से कसूरी साहब यही बात हो सकती है कि हम 200 साल पीछे चले जाएं कि वो हाथ से क्या काम करना है, खड्डी से किस तरीके से काम करने। बकाया ये चीज़ है कि नौजवानों के लिए मुख्तलिफ कुछ प्रपोजल भी ले रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, और इस किस्म की जो है ना तैयारी पे हम जो है ना मुकम्मल तौर पे एक हमने टीम बनाई हुई है कि किस तरीके से हम अपने लोगों को मोटिवेशन भी कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि जो लोग जो पर्सन है उसकी बजाय वो खुद का कारोबार को तरजीह दें। तो इसके लिए हमारी मुख्तलिफ चीज़ें सोच विचार में हो रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा हमें, और इस चीज़ में इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोई ना कोई ऐसा लायामल बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम हम आवाम के अंदर, दोस्तों के अंदर, भाइयों में हम आगे रखेंगे उनके। हाई साहब, कसूर के नौजवान, आपका क्या पैगाम है उनके लिए, चैम्बर के हवाला से भी और ये लोड शेडिंग के हवाला से भी, कि वो किस तरह सरवाइव कर सकते हैं? जी, मेरा कसूर के नौजवानों के लिए यही पैगाम है, मेहनत करें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बजाय आप आवारागर्दी करें। आपके शहर में अब एक बहुत बड़ा, बहुत आला किस्म का कारोबार आया हुआ है, चाहे छोटे पैमाने में आप घर में भी कर सकते हैं। 100 तरीके हैं वो कारोबार करने के। शूज़ से मुंसलिक हो जाएं, शूज़ फैक्ट्रियों से मुंसलिक हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कसूर से शूज़ तैयार होने वाले बड़े ब्रांड खरीद के अपनी मोहरें लगा के, अपने ठप्पे लगा के हमारे शूज़ को आगे 1000-1200 में लेके वो 10-12 हज़ार में बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों का एक आला म्यार है, आला ब्रांड है आप कसूर के। आप छोटे पैमाने से अपना कारोबार शुरू करें, इसी को आलमी मंडियों में लेके जाएं, अपनी रसाई, अपना नॉलेज को आगे बढ़ाएं। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप तरक्की कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप तरक्की नहीं कर सकते। थोड़े थोड़े से पैमाने पे आप अपना आला किस्म का आला म्यार बनाएं और उसको आलमी मार्केट में रोशनास कराएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। दूसरा, कसूर ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता है। आप अपने आलू को आलमी मंडियों में लेके जाएं, अरब मार्केट में अपने आलू को लेके जाएं, राइस को लेके जाएं। राइस पूरी दुनिया में, इंडिया जाता पाकिस्तान से है लेकिन इंडिया के नाम से जा रहा है। कर्नल चावल पाकिस्तान का है और कर्नल वो हमसे ख़रीद के अपने नाम पे आगे बेच रहे हैं। खासकर ये नमक भी काला नमक, यूरोप में नमक हमारा है और वो पैसा वो ले रहे हैं। इसी तरह ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप कसूर से मेथी बेच सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है आपका मेथी का, लेकिन कोई इतनी जरूरत नहीं कर रहा कि हम कसूरी मेथी को आगे करें। आप छोटे छोटे पैमाने पे अपने कारोबार शुरू करें। आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो बाहर हैं उनको बोलें कि हमारे राब्ते करवाएं। मार्केट इसी तरह बनती है, घर बैठे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी जस्तजू को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है। चैम्बर का ताउन, चैम्बर की हमदर्दी, चैम्बर का ताउन हर वक्त आपके साथ है। इस मसले में, एक्सपोर्ट के मसले में चैम्बर आपकी अवेयरनेस भी, आपको गाइडलाइन भी देगा, आपकी अवेयरनेस भी करेगा, और इस पे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कुछ प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि इसके कोई शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए जाएँ कि लोगों को इस मसले पे अवेयरनेस आए। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे तशरीफ़ रखते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब जो है वो नतीजा आपने निकालना है कि ये हमारी कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की क़यादत थी जो यहाँ पर आज मौजूद थी। उन्होंने चैम्बर के हवाले से भी बात की और उन्होंने मुल्क को जो दरपेश दीमक की तरह चाटने वाले मसाइल हैं उन पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की और ये बताया कि जो गौहर एजाज साहब ने स्टेप लिया है हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी जो फेडरेशन है वो भी उनके साथ खड़ी है और ख़ास तौर पर ये जो मामलात मुल्क की तबाही के हैं, इस मामला में हम उनके साथ जब भी वो आवाज़ देंगे उनके साथ खड़े होंगे। इसके साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को आप लोग भी ज्वाइन करें, आप लोग भी उनके पास जाएं कारोबारी हजरात और वहाँ का जाके विज़िट करें और देखें कि जो 1974 में जिसका आगाज़ हुआ था कसूर का, आज कसूर में इतने अरसे के बाद चैम्बर का क़याम अमल में आ गया है। तो आपको ये चीज़ें देखकर अपने शहर पर फ़ख्र करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।